बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं हमेशा की तरह, लेकिन ये तीनों खबरें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इनकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इस वक्त सियासत पूरी की पूरी खान साहब के इर्द गिर्द घूम रही है, ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की। बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के सवालात किए हैं खान साहब ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से और जर्नल से। ये भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे इन सवालात की नौइयत, इसकी अहमियत और बदलता पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, खुसूसन जो मुत्तहिदा हुकूमत है, इनके तेवर और किस किस्म का लाइन ऑफ एक्शन दूसरी तरफ से तय किया गया और खान साहब किस तरह इसको काउंटर कर रहे हैं अपने इन सवालात की शक्ल में। ये आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। राय साहब और खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब किया है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी राय साहब एक ऐसी ताकत बन गए हैं कि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ कि मुल्क से बाहर भी वही हालात हों, वही सड़कें और वहाँ पे आवाम का जमे गफ़ीर जो खान साहब के लिए निकली है, जिस तरह पाकिस्तान के मनाजिर हैं। ये सवालात क्या हैं और जो वर्चुअल खिताब किया गया खान साहब ने, जो अपनी सियासत का महवर मरकज़ बनाया और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्यों शामिल किया, ये भी कुछ डिटेल्स हैं। इसे भी हम आपका तज्जिया रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और राय साहब, ऑडियो वीडियोस की सियासत, डॉन लीग्स के वो लोग जो जिन्होंने इनिशिएटेड थे, जिन्होंने बनाया, जो मनसूबा साज थे, अब एक नई प्लानिंग की जा रही है खान साहब की वीडियोस के हवाले से। और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं और इसके अलावा अदालत के जजेस, नैब और न जाने कितने ऐसे फैसला साज हल्के जिनकी ऑडियो वीडियोस की एक घनौनी साजिश जो है वो बनाई जा रही है। इन सब पे बात करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले खान साहब का विजुअल खिताब, और इस खिताब में उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुखातब किया, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे बात की, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर बात की, पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई, जिन हालात में लाई गई उस पर बात की, लोकल हैंडलर्स की बात की, मईशत की बात की। और राय साहब, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो मीडिया जिसने खान साहब के आखिरी दिनों में जो उनका टेन्योर था, महंगाई पर माइक पकड़ पकड़ के लोगों के पास जाते रहे, अब वो मीडिया खामोश है। महंगाई, डॉलर आसमान से बातें कर रहा है, कोई बात नहीं करता। बिजली के नर्ख में इजाफा होता है, कोई बात नहीं करता। इस हुकूमत का एक तरह से जो टाइम था, हनीमून पीरियड, वो भी ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं करता। और अब तो राय साहब, जो जर्नल्स हैं, उन्होंने वापडा वाला जो इशू हुआ आपके सामने है वो भी हट गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हाउ इम्पोर्टेंट द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज आर, और ये जो खिताब था राय साहब, इसके डायनेमिक्स क्या हैं, किस तरह देख रहे हैं इसको, क्योंकि बड़ा हिट कर रहे हैं, जवाब नहीं आ रहे और जो नैरेटिव है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसको पहिए लग गए हैं, बल्कि सुपर जेट इंजन लग गया है और ये बयानिया अब रुकने वाला नहीं रहा है। साहब देखें हाशमी साहब, ये जो खान साहब का खिताब था, इसमें असल में खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से 3 सवालात पूछे हैं और ज़्यादा आसान अल्फाज में कहें तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से और फ़ौजी क़यादत से 3 सवालात पूछे हैं। और साथ ही बिटवीन दी लाइंस पहली मरतबा उन्होंने जो 3 अहम तरीन राज थे वो बिटवीन दी लाइंस खोल दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है वो इसी तरह नपे तुले अंदाज में करना पड़ता है और इसी तरह नपे तुले अंदाज में अपनी जो एक इन्फॉर्मेशन है उसको पास ऑन करना पड़ता है। अब खान साहब ने जो पहला बहुत अहम नुक्ता बयान किया, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। बदकिस्मती ये है कि अमेरिका की जानिब से जब भी पाकिस्तान से कोई मुतालबा किया गया, कोई ख्वाहिश की गई, किसी किस्म की वार्निंग दी गई, तो पाकिस्तान में अपने मफादात को नज़रअंदाज करके अमरीकी मफादात को सर्व किया गया और हर मुतालबे पर सल्यूट मारा गया। यानी अमेरिका ने जो भी मुतालबा किया उसके मुतालबे के जवाब में हमारे लोगों ने अमेरिका को सल्यूट किया और अमेरिका के मुतालबात पूरे किए। और जिस वक्त खान साहब ये अल्फाज बोल रहे थे, उनके बॉडी एक्सप्रेशन क्या थे, उनके चेहरे के तासुरात क्या थे, ये नोट करने वाली बात है। और इसके साथ साथ खान साहब ने अपने हाथ से बाकायदा सल्यूट का इशारा भी किया। तो खान साहब किन कुव्वतों की जानिब इशारा कर रहे हैं और वो क्या कहना चाह रहे थे कि अमेरिका जब कोई गैर कानूनी मुतालबा भी करता है, ऐसा मुतालबा जो अमरीकी मफाद में तो होता है लेकिन पाकिस्तान के मफाद में नहीं होता,
तो यहाँ जो कुव्वतें हैं वो अमेरिका को सल्यूट मारती हैं और अमेरिका के हर जायज़ नाजायज़ मुतालबे को मानती हैं। और साथ उन्होंने कहा कि मेरा इस बात पर इख्तलाफ था। अब जिन लोगों ने खान साहब का खिताब गौर से नहीं सुना या खिताब नहीं सुन सके या उस खिताब के अंदर से खबर नहीं तलाश कर सके, तो हम उनको वो खबर तलाश करके देते हैं। उसके बाद खान साहब का जो दूसरा नुक्ता था, असल में उस दूसरे नुक्ते में भी मुखातिब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत थी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे। क्योंकि बज़ाहिर खान साहब ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का नाम लिया और उन्होंने कहा कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ भी अमेरिका की एक धमकी के सामने लेट गए थे। अमेरिका के जानिब से जो दबाव आया उस पर वो अमेरिका के आगे मुकम्मल तौर पर झुक गए और पाकिस्तान को अमेरिकी जंग में झोंक दिया। 80,000 हमारे पाकिस्तानी मर गए और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने बतौर आर्मी चीफ और बतौर सदर पीपल्स पार्टी और नून लीग को NRO दिया। अब इस पूरे जो ये नुकात हैं और ख़ान साहब के ये जो खिताब का अहम तरीन नुक्ता था, इसको मौजूदा सूरत हाल के पस मंज़र में देखें। मौजूदा सूरत हाल के पस मंज़र में देखें तो पता चलता है कि ख़ान साहब का इशारा जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है और जो मौजूदा फ़ौजी क़यादत है उनकी जानिब था। और ख़ान साहब का तासुर ये था कि एक मरतबा फिर अमेरिका की जानिब से ही दबाव आया और इस दबाव के सामने रजिस्ट नहीं किया गया, इस दबाव के सामने मज़ामत नहीं की गई और फिर यहाँ पर एक करप्ट टोले को मुसल्लत कर दिया गया। जब भी वो परवेज़ मुशर्रफ की बात करते हैं और NRO की बात करते हैं तो असल में वो मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक बात कर रहे होते हैं, क्योंकि NRO जो है ये फ़ौजी क़यादत से ही मंसूब है। पाकिस्तान में तो और कोई कुव्वत ऐसी नहीं है जो किसी को NRO दे सके। इसके बाद ख़ान साहब ने जो तीसरा इंकशाफ किया, ज़ाहिर है कि ये तो बहुत ही अहम इंकशाफ था और इस इंकशाफ का ताल्लुक बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी था और DG ISPR से भी था। क्योंकि DG ISPR की एक जो ब्रीफिंग हुई थी, उस ब्रीफिंग में ये सवाल किया गया था DG ISPR से एक सहाफ़ी की जानिब से कि क्या अमेरिका ने पाकिस्तान से फ़िज़ाई अड्डे मांगे थे, क्या एयर बेसिस मांगे थे। क्योंकि ख़ान साहब का और PTI का स्टैंड ये रहा था कि ख़ान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट जब कहा था तो उस वक्त अड्डे मांगे जा रहे थे और इस ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा था अमेरिका की जानिब से। अब DG ISPR ने उस वक्त ये कहा था कि नहीं, बिल्कुल भी अमेरिका की जानिब से कभी भी अड्डे नहीं मांगे गए। लेकिन अब ख़ान साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने तस्दीक की है और तस्दीक करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर एयर बेसिस चाहता था, अमेरिकी हुकाम बिल्कुल फ़ज़ाई अड्डे लेना चाहते थे और अमेरिका का ये मुतालबा मेरे लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं था। फिर वो ये कहते हैं कि पहले हमने 80,000 लोग मरवाए और एक मरतबा भी मगरिब ने, अमेरिका ने, यूरोपीय ममालिक ने पाकिस्तान को अप्रिशिएट नहीं किया, उल्टा ये कहते रहे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल ख़राब है इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान है। तो ख़ान साहब ने कहा 80,000 लोग भी हमने शहीद करवाए, अपनी इकॉनमी को कोलैप्स करवा दिया, उसके बावजूद हमें अप्रिशिएट भी नहीं किया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे लिए नामुमकिन था, नाकाबिल कबूल था कि मैं पाकिस्तान के मफादात का सौदा करते हुए पाकिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी को दावत देते हुए अमेरिका को एयर बेसिस दे देता, अपना इक़्तिदार बचा लेता। ये तो आसान था, लेकिन मेरे लिए ये नामुमकिन था कि मैं पाकिस्तानी मफादात का सौदा करता। इसलिए मैंने एब्सोल्युटली नॉट कह के इनकार कर दिया था अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे देने से। और ख़ान साहब कहते हैं असल में सबसे पहले मसला जो है वो वहाँ पर शुरू हुआ था। अब इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ख़ान साहब के साथ शीरी मज़ारी ने यह कहा था कि CNN ने जब ये स्टोरी की कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के मुआहदे के करीब है, तो ख़ान साहब तो इनकार कर चुके थे फ़ज़ाई अड्डे देने से, फ़ज़ाई हदूद की इस्तेमाल की इजाज़त से। तो फिर अमेरिका आखिर किसके साथ वो मुआहदा कर रहा था। अच्छा, फिर ख़ान साहब उन्होंने ये भी कहा कि जिस वक्त अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे चाहिए थे और मैंने इनकार कर दिया, तो एक साजिश उस वक्त से शुरू हुई
और फिर पाकिस्तान के जो मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं वो अमरीकियों के साथ मिल गए। अब ये बड़ी मानीखेज बात है। वो कह रहे हैं कि मैंने फ़ज़ाई अड्डे देने से इनकार किया, अमेरिका ने एक साजिश बुनी, और जब वो साजिश बुनी जा रही थी तो पाकिस्तान के मीर सादिक और मीर जाफ़र अमेरिका के साथ मिल गए और फिर यहाँ से ज़्यादा मसाइल जो हैं वो शुरू हुए। फिर खान साहब ये भी कहते हैं एक और इंकशाफ में, जिसका ताल्लुक़ फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से है, फ़ौजी क़यादत से भी है, इस इंकशाफ में वो ये भी बताते हैं कि जिन तारीख़ों में ये साजिश शुरू हुई, जिस महीने में इस साजिश शुरू हुई, ये वही महीने थे और वही तारीख़ें थीं जब जनरल फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे से हटाकर पेशावर भेजने के पैगामात आ रहे थे। यानी ये पैगामात उस वक्त खान साहब को दिए जा रहे थे जिस वक्त ये साजिश अमरीकी शुरू हुई थी कि DGISI जनरल फैज़ हमीद को ISI के चीफ के तौर पर हटाया जाए और उनको कोर कमांडर पेशावर लगाया जाए। तो खान साहब ने बिटवीन द लाइंस ये भी बता दिया कि जिस वक्त ये साजिश हो रही थी उस वक्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन कौन इस साजिश में मुलव्विस था। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जुलाई अगस्त में मुझे इब्तदाई तौर पर इस साजिश के इशारे मिल गए थे, और बहुत अहम बात वो ये कह रहे हैं कि एक मंसूबे के तहत, हाशमी साहब और हमारे व्यूअर्स, ये बहुत ही गौर से सुनने वाली बात है क्योंकि बहुत से लोग हैरान थे, पूरी कौम हैरान थी कि आसिफ अली जरदारी के ऊपर 8 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन का केस था। हर रोज़ हम खबर सुनते थे, अदालत के रिमार्क्स सुनकर ये लगता था कि आज गिरफ्तारी हुई आसिफ अली जरदारी के, कल गिरफ्तारी हुई। शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी। लगता था कि बस अब तो बिल्कुल शहबाज शरीफ नहीं बच सकते। तो खान साहब ने अब ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि शहबाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी का जो ख़ानदान है, इनको एक मंसूबे के तहत और साजिश के तहत सज़ाएँ नहीं होने दी गईं। इनके केसेस जो आगे नहीं बढ़े, ये एक मंसूबा था, एक साजिश थी। तो वो कौन सी कुव्वतें हो सकती हैं जो कि इन केसेस को आगे ना बढ़ने दें। तो खान साहब ने बिटवीन द लाइंस ये राज भी खोल दिया है कि ये जो पूरी कौम हैरान हो रही थी कि शहबाज शरीफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद होने के बावजूद, चालान सबमिट होने के बावजूद, फ़र्द जुर्म का फ़ैसला होने के बावजूद कि उन पर फ़र्द जुर्म लगेगी, आखिर वो जेल क्यों नहीं जा रहे। खान साहब ने ये राज भी खोल दिया है। फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि जब वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर को बुलाकर धमकी दी गई तो उस वक्त हमारे जो मुखालिफ सियासी किरदार थे पाकिस्तान में, उनके मुतल्लिक इदारों के पास भी सबूत मौजूद हैं कि ये अमरीकी सफारत खानों के हुकाम से मिले। इदारों के पास भी ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, और हमारे जो बागी अरकान थे, मुनरिफ अरकान थे, ये भी अमरीकी सफारत खाने के हुकाम से मिलते रहे। इदारों के पास भी ये शवाहिद मौजूद हैं। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है इदारों के पास कि ये एक गैर मुल्की साजिश थी। लेकिन एक मरतबा फिर यहाँ पर खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब होते हैं और एक बहुत ही पेचीदा किस्म के नुक्ते को बहुत खूबसूरती से, बहुत आसान अल्फाज में वाज़े करने की कोशिश करते हैं। और खान साहब कहते हैं कि हमें आइसोलेट करके, हमें तनहा करके हमारी हुकूमत को गिराया गया। अगर हमें हटाना ही था, यानी वो ताकतवर हलकों को कह रहे हैं कि अगर आपने हमें हटाना ही था तो हमसे ज़्यादा अहल लोग लेके आते, हम तमाम अपना मुश्किल वो कहां से आएंगे? जिस वक्त हुकूमत बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही थी तो ऐसे लोगों को हमारे ऊपर बिठा दिया गया जो करप्ट भी थे, जिन्होंने 30 साल इस मुल्क को लूटा। ये मेरी हुकूमत को गिराने से भी बड़ी साजिश है। ये समझने वाले अल्फाज हैं कि मुसल्लत किसी ने किया, और अगर वो बेहतर लोगों को ले आते मेरी जगह पर तो फिर भी कहा जाता कि चलें कोई बेहतर लोगों को ले आए। करप्ट टोले को मुसल्लत किया तो ये एक उससे भी बड़ी साजिश है जो मेरी हुकूमत गिराने के लिए की गई थी। तो इसका मतलब तो यह है कि खान साहब ने अपने इस खिताब में जितने भी सवालात उठाए हैं वो सारे इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड हैं। किसी शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं है कि खान साहब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत से मुखातिब हैं और उनको बता रहे हैं कि ये जो साजिश हुई, ये साजिश को आपको रोकना चाहिए था। और इस तासुर, ये जो एक फैला हुआ है
कि इदारे जो हैं इस साजिश को ना सिर्फ ये कि उन्होंने रोका नहीं बल्कि इस साजिश को होने दिया। अब तो आम पाकिस्तानी और आम लोग भी इस मामले पर सवालात कर रहे हैं। और फिर खान साहब ने यहाँ पर एक ऐलान भी कर दिया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ खिताब करते हुए कि मैं 20 मई को कॉल दे रहा हूँ, 20 मई के बाद किसी भी वक्त इस्लामाबाद मार्च की कॉल दूंगा। और ये जो लोग हैं यानी शहबाज शरीफ और इनका ये करप्ट टोला, इनके खिलाफ ये जहाँ भी जाएंगे तो दो किस्म के नारे ज़रूर लगेंगे कि ये गद्दार भी हैं और ये चोर भी हैं। राज साहब, ये खान साहब की तकरीर ऑब्वियसली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी उसकी अहमियत है और जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो पूरी कौम के सामने है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस पूरी सूरत हाल के अंदर मरीम नवाज़ रेलिवेंट रहने की कोशिश करती हैं। उनका पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ ये किरदार है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत को ना फ़ायदा होना है ना मुल्क को फ़ायदा होना है। और उन्होंने जो सियासत जिसका आगाज़ डॉन लीग से किया, एक बयान दिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूँगा कि इस पर बात हो और हम बताएं कि अब कौन सी साजिश और कौन से लोग हैं जो किरदार हैं दोबारा एक्टिव हुए। वो कहती हैं कि मुझे इल्म नहीं ये ड्रामा आप क्यों कर रहे हैं, मगर बावजूद इसके कि इमरान खान ने मुझे दोबारा 2 बार जेल में डाला, सजाए मौत की चक्की में रखा, मैं ना किरदार कुशी पर यकीन रखती हूँ ना ज़ाती इंतकाम पर। इंसान की ज़ात और निजी ज़िंदगी इसका और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला है। बराए मेहरबानी मुझे इस गन से दूर रखें। ये बात उन्होंने ज़ुबैर साहब की वीडियोस जब मंजर आम पर आई थी तो कही थी कि ये उनका अपना मामला है और वो तर्जुमान थे ज़ुबैर साहब। लेकिन ये बात जज अरशद मलिक के टाइम पर तो वो भूल गई, ये बात राना शमीम के टाइम पर भूल गई। राज साहब, ये जो ज़ाती किरदार कुशी ये और फिर जो वीडियोस एक सीरीज़ कहा जा रहा है कि तैयार की जा रही हैं और किरदार इनके दो ही हैं, मरीम नवाज़ और परवेज़ रशीद, कैसे देख रहे हैं इसको? और खान साहब को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, बल्कि ब्लैकमेल किया जाएगा, कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में फैसले। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, बहुत दफ़ा इस ख़ानदान ने ये सब कुछ किया है। जी राज साहब। देखें आशमी साहब, आज बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ के साथ, शरीफ ख़ानदान के साथ बैठे हुए हैं। बिलावल भुट्टो की वालदा के ख़िलाफ़ मियां नवाज शरीफ की तकरीरें असम्बली के फ्लोर पर आप निकाल कर देख लें। और मियां नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो हम इस प्लेटफार्म पर दोहरा नहीं सकते। फिर जो पीपल्स पार्टी के जलसे होते थे जहां बेनज़ीर भुट्टो शरीक होती थी, वहाँ हेलीकॉप्टर के ज़रिए इतने वाहियात किस्म के पम्फलेट्स गिराए जाते थे और ऐसी जाली और नाजेबा तस्वीर वाले पम्फलेट फिकवाए जाते थे कि जिनका हम जिक्र नहीं कर सकते इस प्लेटफार्म पर। और यही असम्बली थी जहाँ ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ तकरीरें करते थे बहुत ही गलीज़ किस्म की बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़, बल्कि एक पूरा टोला था जिसका काम होता था कि जब मियां नवाज शरीफ ये तकरीरें करें तो वो डेस्क बजाएं। उसके बाद हमने जमाइमा ख़ान वाला मामला देख लिया कि जब खान साहब की जमाइमा ख़ान से शादी हुई तो जमाइमा ख़ान की किस तरीके से किरदार कुशी करने की कोशिश की गई, लेकिन खान साहब की मकबूलियत पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद रेहाम खान साहिबा से किताब लिखवा ली गई। सबको पता है कि वो किन हालात में किताब लिखवाई और कौन उस किताब को स्पॉन्सर कर रहे थे, लेकिन खान साहब की मकबूलियत पर ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ा। खान साहब के ऊपर जो लोगों का एतमाद था वो कभी भी मुतज़लज़ल नहीं हुआ। तो अब एक आप कह लें कि सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू की गई है खान साहब के ख़िलाफ़ वीडियोस की शक्ल में, और हर रोज़ एक शोशा छोड़ा जाता है कि खान साहब के ख़िलाफ़ कोई वीडियो आने वाली है। और ये प्रीएम्प्ट कर रही है अब पीटीआई कि एक जाली वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है, या आप कह लें कि बहुत सी वीडियोस बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके मुतल्लिक पीटीआई ने अब ये ट्वीट भी किया है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि मरियम नवाज़ जो वीडियोस बनाने की माहिर हैं वो इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक जाली वीडियो या ज़्यादा जाली वीडियोस बना रही हैं या बनवा रही हैं। तो मरियम नवाज़ का जो सोशल मीडिया सेल है, एक तरफ तो मरियम नवाज़ बड़ी ख़ुद को इनोसेंट जाहिर कर रही हैं, लेकिन अगर आप उस सोशल मीडिया सेल को देखें तो तमाम ट्वीट्स खान साहब की इस जाली वीडियो के मुतल्लिक वो ट्वीट्स मरियम नवाज़ के सोशल मीडिया सेल से ही आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मरियम नवाज़ बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं ऐसा काम करवा रही हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे इन्होंने जस्टिस साकिब निसार की
एक जाली ऑडियो बनवाई थी, बिल्कुल उसी तरह कि खान साहब के हर खिताब में से कोई ना कोई एक टुकड़ा निकाला जाता है, फिर अपने कुछ मनपसंद सहाफ़ियों को फॉरवर्ड किया जाता है और बग़ैर कॉन्टेक्स्ट के उस टुकड़े को आगे फैला दिया जाता है। कभी खान साहब पर एक जाली तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, कभी खान साहब को ये कहा जाता है कि देखें ये खान साहब ने ख़ुद अपना कोई राज खोल दिया है। यानी एक मखसूस टुकड़े को काट कर उसका जो आगे वाला हिस्सा है, उसका जो पीछे वाला हिस्सा है, उसको ट्रिम करके अपने मकसद के लिए एक वीडियो एडिट कर ली जाती है, एक वीडियो घड़ ली जाती है। तो इस किस्म के कामों में तो मुस्लिम लीग नून माहिर है और इस अपनी महारत का वो एतराफ़ भी करते हैं, इस पर फ़ख्र भी करते हैं, क्योंकि कैप्टन सफदर जो मरियम नवाज़ के शोहर हैं वो तो ख़ुद कह चुके हैं कि वाशरूम वाली वीडियोस भी हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास स्विमिंग पूल्स वाली वीडियोस भी मौजूद हैं। फिर इनके जो करैक्टर हैं नासिर भट्ट जो लंदन में हैं, वो भी ये कह चुके हैं कि हमारे पास तो जज साहिबान की वीडियोस मौजूद हैं, जो रियासती ओहदेदार हैं उनकी वीडियोस मौजूद हैं। यहाँ तक कि जब मियाँ नवाज शरीफ ये कैंपेन कर रहे थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़, जब वो ये कह रहे थे कि हम जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे, तो उस वक्त भी मरियम नवाज़ वीडियोस के मुतल्लिक ट्वीट्स कर रही थी और ये तासुर दे रही थी कि पाकिस्तान के फ़ौज के जनरल्स की और आला तरीन अफसरान की वीडियोस भी उनके पास मौजूद हैं। तो इसलिए ख़ुद पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो हमेशा ये कहते रहे कि ये वीडियोस वाला जो धंधा है और ये जो वीडियोस वाला काम है ये तो मुस्लिम लीग नून करती है और मरियम नवाज़ वीडियोस बनाने की और बनवाने की माहिर हैं। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मरियम नवाज़ ने ये इसलिए ट्वीट कर दिया कि मेरा किसी की ज़ाती किरदार कुशी से कोई ताल्लुक़ नहीं, हालांकि सबको पता है कि मरियम नवाज़ का सोशल मीडिया सेल और नून लीग के लोग ही ये खान साहब की एक जाली वीडियो के मुतल्लिक एक जाली इतला जो है उसको आगे फैला रहे हैं। राय साहब, ये जो वीडियोस और ऑडियोज़ का सिलसिला है, परवेज़ रशीद साहब का क्या किरदार रहेगा फ्यूचर में? डॉनली से मामला शुरू हुआ, इस पर भी थोड़ी सी बात कीजिएगा। और फिर अब खान साहब की गिरफ्तारी, नज़रबंदी का भी कहीं ना कहीं तस्करा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, खान साहब को बनीगाला में नज़रबंद कर दिया जाएगा। और फिर ये भी इतलात आ रही हैं कि कुछ गुल्लू भट्ट नुमा करैक्टर्स एक्टिव हो जाएंगे, इंतशार फैलाएंगे, इनके अंदर शामिल हो जाएंगे लॉन्ग मार्च में, और फिर ये एक जवाज़ बनाकर लॉन्ग मार्च को सबोताज करने की कोशिश की जाएगी। ये हथकंडे चल पाएंगे और खान साहब की गिरफ्तारी से आपको लगता है कि हुकूमत दोबारा गलती करेगी या ये सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया स्टेटमेंट है? राना सनाउल्लाह बार बार ये दे रहे हैं, जिसमें कासिम सूरी साहब का जिक्र है, शेख रशीद साहब हैं, इनके अली जैदी साहब हैं, वो लोग जो बहुत करीब हैं खान साहब के और तहरीक को, और ये जो आज़ादी की तहरीक है इसको लीड कर रहे हैं। क्या इतलात हैं इस्लामाबाद में, क्या माहौल है इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से? क्योंकि ये टैक्टिक्स लंदन से बैठ के कंट्रोल की जा रही हैं, इंस्ट्रक्शंस नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं कि कब क्या करना है, और राना सनाउल्लाह साहब की सिर्फ और सिर्फ एक प्यादे की हैसियत है, असल में बादशाह लंदन में इनकी जमात का बैठा है जहाँ से ये सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। देखें आशफी साहब, लॉन्ग मार्च के मुतल्लिक कि लॉन्ग मार्च में कितने लाख लोग आएंगे, इस हवाले से जो हुकूमत के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जा रही हैं, ज़ाहिर है कि अब राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं, तो वज़ीर दाखिला को सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज रिपोर्ट करती हैं, तो जो उनके पास रिपोर्ट्स जा रही हैं वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए बड़ी खौफनाक हैं, क्योंकि उस हर रिपोर्ट में और हर वफाकी इदारे की रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि खान साहब के साथ इतने ज़्यादा लोग इस्लामाबाद आ जाएंगे कि ये जो दारुल हुकूमत है, जो पूरे मुल्क का निज़ाम चलाता है, इसका अपना निज़ाम तहस नहस हो जाएगा। और ख़ुद हुकूमत की रिपोर्टें ये कह रही हैं कि 15 लाख के करीब लोग जो हैं वो खान साहब के साथ इस लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद आ सकते हैं। तो अब इस पूरी सूरत हाल में ये पैनिक में कुछ ऐसे इकदाम करना चाहते हैं कि जिससे सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि खान साहब को नज़रबंद कर दिया जाए या खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाए, शेख रशीद को गिरफ़्तार कर लें, PTI की क़यादत पर तशद्दुद करवाया जाए, और इसी तरह जो लॉन्ग मार्च के शुरका हैं उनके ऊपर भी 2, 4, 5 जगहों पर शदीद किस्म का तशद्दुद करवाया जाए, ताकि लोगों के हौसले पस्त हो जाएं और लोग इस लॉन्ग मार्च में शरीक ना हों।
लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि पीटीआई जो है ये पहले वाली पीटीआई नहीं है, ये एक मज़ामती पीटीआई है, ये एक रिएक्टिव पीटीआई है, ये एक ऐसी पीटीआई है जिसको बाहर निकलने के लिए, जिसके कारकुनों को रोड पे आने के लिए, एहतजाज करने के लिए रहनुमाओं की ज़रूरत नहीं है कि कोई इनको लीड करेगा, कोई इनको गाड़ियाँ फराहम करेगा, कोई इनको चावलों की प्लेटें फराहम करेगा, कोई बिरयानी इनको खिलाएगा। ये आज खुद निकलने वाले लोग हैं। तो अगर तो खान साहब को नज़रबंद किया गया, हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, तो ये मूव बैकफायर कर जाएगा। आप देखेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर कितना मैसिव क्राउड आ जाएगा। और ये जो कह रहे हैं कि हम कोई तशद्दुद के ज़रिए प्लान कर रहे हैं रोकने के लिए इस लॉन्ग मार्च को, तो अगर कोई तशद्दुद की सूरत हाल पैदा हुई तो फिर शेख रशीद की वो बात ठीक साबित हो जाएगी कि ये पूरा निज़ाम ही लपेटा जा सकता है। फिर इस पूरे निज़ाम के ऊपर झाड़ू फेरा जा सकता है, क्योंकि हालात इस किस्म के हो जाएंगे कि उन हालात पर काबू पाने के लिए मार्शल लॉ के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेगी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि जिस किस्म का लोगों में जोशो जज्बा है कि ये इस लॉन्ग मार्च को रोक सकें। और अब तो खुद भी हुकूमत भी ये एतराफ़ कर रही है कि लोग इमरान खान साहब का जो बयानिया है, जो दुरुस्त बयानिया है, उसके ऊपर यकीन कर रहे हैं। इसी खौफ की वजह से इन्होंने जो अमेरिका का धमकी आमेज़ मरासला था उसकी तहकीकात के लिए एक कमीशन भी बनाने का फ़ैसला किया, ऐलान किया, ताकि किसी तरीके से लोगों के जज्बात को और लोगों के गमो गुस्से को ठंडा किया जा सके। लेकिन ये जाली कमीशन के ज़रिए या लॉन्ग मार्च को रोकने के ज़रिए ये इन लोगों के गमो गुस्से को और लोगों की जो नफ़रत है इसका रास्ता नहीं रोक सकते। इसका एक ही हल है कि इदारे इंटरवीन करें और अगले इलेक्शन के लिए राह हमवार करें। राजा साहब, एक और भी आज खबर आई है, और ये एक जो एतमाद था वो उसका इजहार तो नहीं हम इसे कहेंगे, अदम एतमाद का इजहार किया गया है। और चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अपना इस्तीफ़ा आज वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाया है और इस्तीफ़ा देने की वजूहात अभी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इस्तीफ़ा मंजूर होने के बाद वजूहात पर तफसीली गुफ्तगू होगी। और उन्होंने इस हुकूमत के साथ काम करने से इनकार कर दिया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, खान साहब की भरपूर सपोर्ट थी और सेल्फ डिपेंडेंट ये प्रोजेक्ट्स थे जिनकी अपनी एक अहमियत है। और पाकिस्तान में जो आबी मसाइल और बिजली के मामला, तो ऑब्वियसली सर इसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है अगर ये प्रोजेक्ट्स पूरे होते हैं। कि सिग्निफिकेंस क्या रहा है साहब? बड़े टाइमिंग इसकी देखें, अदम एतमाद का इजहार किया गया है एक रिटायर्ड फ़ौजी जनरल की तरफ से, और फिर ऑब्वियसली एक ब्लो तो होगा, ऑब्वियसली ड्रॉबैक भी होगा इस पूरी गवर्नमेंट के लिए कि आपका के ऊपर एक अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया। और ख़ुसूसन उन प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा प्लान शहबाज शरीफ साहब के पास होगा। ये मेट्रो बस में बैठ के सैर तो कर सकते हैं, लेकिन डैम्स जो इस मुल्क के अंदर बहुत पहले बन जाने चाहिए थे, इनकी 30 साल हुकूमत के अंदर नहीं बन पाए, तो अब मज़ीद डिरेल भी हो गए प्रोजेक्ट्स और डिले भी होंगे। देखें, इस इस्तीफ़े की खबर के अंदर एक ख़बर छुपी है और उस खबर को एक और ख़बर के साथ मिलाकर पढ़ें तो तभी इस खबर की समझ आएगी। क्योंकि इस वक्त जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, जिनमें जनरल हारून असलम भी शामिल हैं, जनरल ग़ुलाम मुस्तफ़ा शामिल हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल्स थे और आला तरीन ओहदों से रिटायर हुए। इसी तरह जनरल अमजद शुएब भी। ये किस किस्म के सेंटीमेंट का इजहार कर रहे हैं इस वक्त? ये कहते हैं कि इन्हें शहबाज शरीफ की हुकूमत कबूल नहीं है। ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर इनके लिए कबूल नहीं है। और ये भी कहते हैं कि जो एक गलती हो गई है, इदारे को उस गलती को सुधार लेना चाहिए। यानी शहबाज शरीफ की एक्सेप्टेंस अगर ये जनरल कह रहे हैं कि नहीं है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़ौज के अंदर कितना इज़्तिराब होगा। जो हाजिर सर्विस जनरल हैं, जो हाजिर सर्विस फ़ौजी ऑफिसर हैं, इसी तरह जो सिपाही हैं और जो दूसरे या तीसरे दर्जे के ऑफिसर हैं। तो इससे तो आपको ये पता चलता है कि ये जो फ़ैसला साजी हुई खान साहब की हुकूमत को हटाने के हवाले से, ये ज़ाहिर है कि ये पूरे इदारे की फ़ैसला साजी तो नहीं थी, इसके पीछे पूरा इदारा तो नहीं खड़ा था। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो जनरल मुजम्मिल का इस्तीफ़ा है, जो कि एक बड़े हाई प्रोफाइल जनरल थे,
और सबको पता है कि इनके काम को पाकिस्तान के अंदर भी एक्नॉलेज किया गया, इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्नॉलेज किया गया। और फिर जब वो ये कह रहे हैं कि अभी मैं फ़िलहाल इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लेकिन इस इस्तीफ़े की तफसीली वजूहात भी लिखूँगा बाद में, तो ये बड़ी मानीखेज़ बात है, बड़ी मीनिंगफुल बात है। इसको अगर आप दीगर रिटायर्ड जनरल्स के बयानात से, जो कि शहबाज हुकूमत के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, उसके साथ मिलाकर इस खबर को पढ़ें तो आपको पता चल जाता है कि इस इस्तीफ़े की वजह क्या है। और 2-3 और जो रीज़न्स हैं इस इस्तीफ़े की, चूँकि प्रोग्राम का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है साहब। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।